मित्रों नमस्कार। कहा गया है ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। शायद इसी रणनीति पर अब भारतीय जनता पार्टी ने करारा हमला करने का फैसला कर लिया है राहुल गांधी पर, और लगातार संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में लगातार राहुल गांधी पर यह सवाल पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी कि अमित शाह जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप लगातार डिमांड कर रहे हैं कि छात्रों पर जो पैलेट चली, छात्रों पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसके लिए अमित शाह संसद में आए और जवाब दें। तो अमित शाह संसद में आकर आपको जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन आपको जवाब सुनना पड़ेगा। आप संसद छोड़कर मत भागिएगा, आप ये प्रॉमिस कीजिए। तो अमित शाह अभी के अभी संसद में आकर आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं। आप जितने देर तक आप बहस करना चाहते हैं आप बहस कर सकते हैं। एक एक आपके सवालों का, आपके एक एक कंफ्यूजन का जवाब देश का गृह मंत्री अमित शाह देने को तैयार है। लगातार भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदन में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कह रही है। दोस्तों, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हो, लगातार कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को घेर रहे हैं कि आप बताइए। तो अब आप बताइए, आप कह रहे थे कि दिल्ली में जब जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो सरकार के प्रतिनिधि क्यों नहीं जाकर बातचीत कर रहे हैं? आप बताइए कि आप रांची क्यों नहीं गए, आप कोटा गए, आप प्रयागराज गए। इसलिए गए कोटा और प्रयागराज क्योंकि कोटा और प्रयागराज में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। आपको छात्रों के हित से कोई मतलब नहीं है। आप केवल और केवल राजनीति करने गए थे, छात्रों को बहकाने गए थे, मिसगाइड करने गए थे, मिसलीड करने गए थे, गुमराह करने गए थे। ये आरोप अब भारतीय जनता पार्टी ने लगाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मित्रों, कहावत है 100 सुनार का एक लुहार का। जब 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में जंतर मंतर का जो अभियान था दोस्तों, और उस दौरान जिस प्रकार की परिस्थिति से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही थी, जिस प्रकार से समूचा विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को घेर रहा था, अब रांची में प्रदर्शन के बाद रांची में जो छात्रों के आंदोलन पर जो झारखंड की सरकार के द्वारा जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, उसके बाद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के सहयोगी अन्य जो दल हैं, घटक हैं इंडिया गठबंधन के, उनका साथ भी अब छूटता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर अब चल चुके हैं गोवा की तरफ। गोवा में चुनाव की तैयारी करने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं गोवा। संसद चल रहा है, अरविंद केजरीवाल संसद के सदस्य नहीं है, विधानसभा के भी सदस्य नहीं है अरविंद केजरीवाल, यह बात सच है। लेकिन जब आज पूरे देश भर में छात्रों की राजनीति गरमाई हुई है, तब अरविंद केजरीवाल E20 पर जो है, इथेनॉल 20 पर जो है, राजनीति अपनी चमकाने के प्रयास में लगे हुए हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी पर। दोस्तों, दरअसल आपने इससे पहले भी देखा होगा, कई बार संसद में जब बहस हुई है, अंत समय में जब कभी भी, चाहे वो प्रधानमंत्री का जवाब हो, चाहे गृह मंत्री का जवाब हो, चाहे वो सदन लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, कांग्रेस अंत में जवाब के समय में बायकॉट कर जाती है। क्यों कर जाती है बायकॉट? जिन कारणों से बायकॉट करती है दोस्तों, वो कारण आज भी मौजूद है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अमित शाह भाषण तो देंगे संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन उसको सुनने के लिए कांग्रेस पार्टी मौजूद होना चाहिए। राहुल गांधी मौजूद हो, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हो, राज्यसभा में सोनिया गांधी भी मौजूद रहे, लोकसभा में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहे, और जिससे कि अमित शाह पूरी बातें उनको सुना सके। क्या अंतर रहा जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में, और क्या अंतर था रांची में, या रांची में चल ही रहा है आंदोलन अभी, तो रांची के छात्रों के आंदोलन में, दोनों में अंतर क्या है? राहुल गांधी क्यों कोटा जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देते हैं, लेकिन झारखंड नहीं जाते? इन सब सवालों का चुन चुन कर जवाब देना अमित शाह ने और भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है। दोस्तों, संसद में पक्ष और विपक्ष पर हर दौर में राजनीति होती रही है।
हर दौर में राजनीति होती रही है, लेकिन एक उसकी सीमा होती रही है। दोस्तों, आपको याद होगा 2011 में अन्ना आंदोलन के दौरान विपक्ष की नेता रही सुषमा स्वराज ने सरकार जिस प्रकार से लगी हुई थी, प्रयासरत थी कि अन्ना हजारे अपना अनशन समाप्त कर दे, उतना ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज भी कर रही थी कि अन्ना हजारे को अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। तो अमित शाह अपने भाषण में यह भी बताने वाले हैं दोस्तों, जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार, कि विपक्ष का नेता केवल और केवल पत्थरबाजी करके नहीं भागता। विपक्ष का नेता सरकार के समक्ष समाधान भी सुझाता है, समस्या का समाधान भी देता है, न कि केवल एक तरफा। विपक्ष का नेता को मंत्री पद की सुविधाएं मिलती है तो केवल इसलिए नहीं मिलती कि मंत्री केवल आरोप लगाए और आरोप लगाकर भाग जाए, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढते समय सरकार के साथ सहयोग करे। जब टकराव की आवश्यकता हो, जब सरकार के सामने तनने की आवश्यकता हो, तब तने भी, लेकिन साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सरकार के साथ सहयोग भी करे। तो विपक्ष के नेता की भूमिका, उसकी जिम्मेवारी इतिहास से निकालकर, और इतिहास से राहुल गांधी जरूर डरते हैं दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा, जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी भी कोई भी पुराने मुर्दे उखाड़ते हैं तो सीधा जवाब आता है कि आप 11 वर्षों से कर क्या रहे हैं। दोस्तों, देश एक दिन में नहीं बनता है, वर्षों में देश बनता है। और ये देश आज जहां तक पहुंचा है ना दोस्तों, पहुंचा है, बिगड़ा है, बना है, जो कुछ भी हुआ है उसमें केवल 11 वर्षों का एक योगदान हो सकता है क्या? नहीं, 1100 वर्षों से भी अधिक का योगदान है। चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे वो रिलीजियस डेवलपमेंट का मामला हो, हर मामले में एक व्यक्ति की उम्र 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष तक होती है दोस्तों, लेकिन एक राष्ट्र, भारत एक राष्ट्र है। भारत को इंडिया इज नॉट ओनली अ स्टेट। स्टेट क्या होता है? स्टेट और देश में अंतर क्या होता है दोस्तों? स्टेट एक तरह से कह सकते हैं कृत्रिम भूगोल होता है, बंटवारा होता है कि ये इतने दूर का राज्य है जहां पर कि फलाने लोगों का शासन होगा। लेकिन राष्ट्र का निर्माण सांस्कृतिक स्तर पर होता है। तो भारत का विकास, इसीलिए भारत को सनातन राष्ट्र कहा जाता है, सनातन धर्म मानने वाले लोग होते हैं यहाँ, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। तो ये राष्ट्र एक दिन में नहीं बनता है। तो आज अगर जब आप पुलिस लाठी चार्ज की बात करते हैं, पैलेट गन की बात करते हैं दोस्तों, तो संसद में यह मामला आएगा कि देश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन 1974 का था। 1974 के छात्र आंदोलन में अलग अलग राज्यों में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की सरकारें छात्रों पर लाठी और गोली चलाया करती थी। केवल लाठी चार्ज नहीं होता था, छोड़ दीजिए पैलेट गन तो उस समय में था भी नहीं, गोलियां चलती थी दोस्तों। देश के अलग अलग राज्यों में कई दर्जन छात्र मारे गए थे दोस्तों। देश की राजधानी में जिस प्रकार का हुड़दंग मचा दोस्तों 20 जनवरी को संसद मार्च के दौरान, मैं दावे से कह रहा हूं दोस्तों, अगर इंदिरा गांधी अगर प्रधानमंत्री होती तो दृश्य कुछ और होता दोस्तों। देश कैसे भूल सकता है कि इंदिरा गांधी की शहादत के बाद, मैं शहीद कह रहा हूं, याद रखिएगा, इंदिरा गांधी की शहादत के बाद किस प्रकार से नरसंहार हुआ, नरसंहार करने वाले कौन लोग थे दोस्तों। जो आंदोलन स्वामी करपात्री जी महाराज के द्वारा देश की राजधानी बोट क्लब पर आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उसमें संतों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हुआ था बताने की आवश्यकता है क्या? तो ये सब बातें तो याद दिलाई जाएगी ना, याद दिलाई जाएगी कि बिहार में छात्रों के ऊपर किस प्रकार का गोलीकांड हुआ था, याद दिलाई जाएगी कि आज जब बात गोदी मीडिया की होती है तो प्रेस के खिलाफ बिल लाने वाली सरकारें कौन सी थी, किसने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था, किसने देश में इमरजेंसी लागू कर दिया था? क्या आज किसी के बोलने पर रोक है? नहीं, उस समय अखबार निकालने पर रोक था। अखबार
पहले प्रेस में अखबार जब तैयार होता था, उसका अखबार का प्रूफ, तो वो पहले I&B मिनिस्ट्री में भेजा जाता था, और जब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उसको अप्रूव करता था तब वो अखबार छपा करता था। ये भारत का इतिहास रहा है। किसकी सरकारें थी? ये सब बखिया उधेरने को तैयार बैठा है अमित शाह एंड कंपनी। अमित शाह एंड कंपनी ये सब बखिया उधेरने को तैयार बैठा है। दोस्तों, ये आरोप लगेगा इस विपक्ष पर आज संसद के अंदर, जब कभी भी बहस होगी, जब कभी भी अमित शाह का भाषण होगा, आप नोट करके रखिए दोस्तों। ये आरोप लगेगा कि इस छात्र आंदोलन को हवा इसलिए दिया गया जिससे कि FCRA का बिल इस संसद के सत्र में पास नहीं हो सके, डिलिमिटेशन का बिल इस संसद के सत्र में पास नहीं हो सके। यह आरोप कांग्रेस पार्टी पर अमित शाह का लगना तय है। नोट करके रखिए दोस्तों। FCRA के बिल से क्या मामला होगा दोस्तों? आप आज 3 वर्षों से लगातार आप सुन रहे होंगे कि मणिपुर 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 प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते। दोस्तों, मणिपुर में हुआ क्या है ऐसा? छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। मणिपुर में 2 जातियां हैं वहां, जाति ही कह लीजिए या उसको धर्म कह लीजिए, दोनों को जो अलग कहना है आपको। कुकी और मैतेई। कुकी और मैतेई। कुकी कौन है? कुकी है क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग। कुकी कौन है? याद रखिएगा, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग। मैतेई कौन है? सनातन धर्मी है। दोस्तों, 1947 में देश के बंटवारे के बाद मणिपुर में 1951 की जनगणना जब हुई दोस्तों, तो 1951 की जनगणना में मणिपुर में 60% हिंदू आबादी थी। 60.13% 1951 में। 1951 के पहले आजाद भारत की पहला सेंसस जो हुआ था दोस्तों, उसमें 60.13% हिंदू आबादी थी, और ईसाइयों की आबादी कितनी थी? 11.84%। याद रखिए, 60.13 हिंदू और ईसाई 11.84%। लेकिन वर्तमान 2011 में आबादी क्या है वह पता है? 2011 में दोस्तों वहां 41%, जो आबादी 11%, 12% ईसाइयों की आबादी हुआ करती थी, लगभग राउंड ऑफ करता हूं मैं, 11.84% ईसाइयों की आबादी अब बढ़कर 41.29% हो गई है। और दोस्तों, हिंदू जो 60% थे वो घटकर कहां आ गए? 41% पर। 2011 का बता रहा हूं, 2027 का जब आएगा दोस्तों, तो इसमें भी परिवर्तन होगा। असली खेल वही है। असली खेल ये कारण है दोस्तों कि ये जो 41% ईसाई आबादी है ना, इनके पास जमीन कितनी है पता है आपको? मणिपुर का 90% भूमि पर मिल्कियत है इनकी। और जो 41% हिंदू आबादी है दोस्तों, उसके पास मात्र 10% जमीन है। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा कैसे हुआ? FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, इसीलिए FCRA को रोका जा रहा है। क्योंकि FCRA का जो नया अमेंडमेंट है दोस्तों, यह तय करने के लिए है कि इस पैसे का उपयोग, बाहर से जो पैसा आएगा उसका उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए कोई नहीं कर सकता। धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कर सकता, ये इसमें व्यवस्था होने जा रहा है। और इसीलिए ईसाई मिशनरियों को दिक्कत है। और ईसाई मिशनरियों को दिक्कत है यानी क्या सोनिया गांधी को दिक्कत नहीं है? यह बड़ा सवाल है। और इसीलिए रोका जा रहा है दोस्तों। इसीलिए डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग बनाकर डिलिमिटेशन का विरोध क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है दोस्तों कि 1951 के बाद, जनगणना के बाद से जितने भी डिलिमिटेशन हुए, चाहे वो 51 के जनगणना के आधार पर हो, चाहे 61 के जनगणना के आधार पर हो, चाहे 71 के जनगणना के आधार पर हो, ये डिलिमिटेशन लोकसभा सीटें, विधानसभा सीटों का किया किसने? किसकी सरकार थी दोस्तों? 2009 में भी एक परिसीमन हुआ देश के अंदर, सीटें नहीं बढ़ी, लेकिन सीटों का नया सीमांकन हुआ 2009 में। किसकी सरकार थी दोस्तों? 51 की जनगणना के आधार पर
61 की जनगणना के आधार पर, 71 की जनगणना के आधार पर और 2009 में जो परिसीमन हुआ दोस्तों, परिसीमन उसको न कहिए, बल्कि सीटों की संख्या नहीं बढ़ी बल्कि पुनर्सीमांकन हुआ सीटों का। किसके शासनकाल के दौरान हुआ? कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, कांग्रेस की सरकार थी। कोई आपत्ति नहीं है, चूंकि वो सरकार बहुमत की सरकार थी। जनता ने जनादेश दिया था 2004 में कि सरकार कांग्रेस की बननी चाहिए, बीजेपी की सरकार नहीं बननी चाहिए। गठबंधन की सरकार थी, जिसकी सरकार थी उसने डिलिमिटेशन किया। सही है ना? तो अभी यदि डिलिमिटेशन होना है तो वर्तमान सरकार को यह हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप क्यों यह आरोप लगा सकते हैं कि यह सरकार अपने हित में फैसला करेगी? डिलिमिटेशन करते समय सरकार अपनी मर्जी चलाएगी, तो इसका मतलब है कि आपने मर्जी नहीं चलाई थी क्या? 4 बार डिलिमिटेशन आपने किया और आपके डिलिमिटेशन का परिणाम है दोस्तों कि देश का बहुत बड़ा इलाका ऐसा हो गया है दोस्तों अब, जहां पहले आबादी कुछ थी, आज आबादी अलग है। एक तो छोटा सा उदाहरण मैंने मणिपुर का इसलिए दिया दोस्तों, क्योंकि विपक्ष लगातार मणिपुर के संबंध, विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी लगातार यह सवाल सरकार से पूछती आ रही है कि मणिपुर जल रहा है। दोस्तों मणिपुर क्या जल रहा है? हाँ, ये बात है कि कुछ लंबा समय चला वहां पर आंदोलन, लेकिन दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर का आंदोलन कोई नया था क्या? दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, मिजोरम वगैरह 2014 से पहले के आप अखबार को निकाल कर देखिए, वहां पर महीनों की नाकेबंदी हुआ करती थी, नाकाबंदी रहा करती थी दोस्तों, याद है ना? अब तो वो नाकाबंदी नहीं होती है। क्यों नहीं होता दोस्तों? पहले कावेरी जल विवाद जैसे कई विवाद ऐसा हुआ करते थे जहां पर कि एक राज्य दूसरे राज्यों से लड़ा करती थी। आज तो वो लड़ाई नहीं हो रही है ना। किसने बंद कराया? इन सब सवालों का जवाब अमित शाह दे सकते हैं, तैयार हैं। जिसको सुनना कांग्रेस पार्टी के लिए, विशेषकर राहुल गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, सोनिया गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है, प्रियंका गांधी के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रही है कि सुनिए, आप अमित शाह हर सवाल का जवाब देने वाले हैं। क्यों नहीं रांची जा रहे हैं? क्यों मणिपुर? केवल मणिपुर का सवाल क्यों उठता है? इसलिए कि कुकी बहुमत में आ गए हैं। अब वहां मैथई कह रहा है कि मैथई आबादी हमारी इतनी ज्यादा है, लेकिन हमारे पास इतनी ही भूमि क्यों है? तो कई सवाल हैं दोस्तों, जिस सवाल का जवाब आंदोलनकारियों पर कार्रवाई, एसओपी होता है, पुलिस मैनुअल होता है कि किस परिस्थिति में पुलिस को कौन सी कार्रवाई करनी होती है। मैंने कहा दोस्तों, जिस प्रकार से किसान आंदोलन के दौरान ट्रैक्टर मार्च हुआ लाल किले की तरफ, जिस प्रकार से संसद मार्च हुआ, अभी मैं दावा कर सकता हूं दोस्तों, अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती तो दृश्य दूसरा होता। इतिहास उसके इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस प्रकार के जितने भी आंदोलन हुए इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, राजीव गांधी की सरकार के दौरान, चाहे वो राज्यों में हुआ हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ हो, हर बार दृश्य कुछ अलग था। जितना धैर्य से अभी सरकार काम कर रही है, उकसावे के बावजूद दोस्तों, विपक्ष का प्रयास है कि पुलिस को गोली चलाना पड़े, जिससे कि जस्टिफाई किया जा सके कि 74 से 77 के बीच में क्या हुआ था। क्या हुआ था जब गौरक्षकों पर का जो आंदोलन था उस पर क्या हुआ था? करपात्री जी महाराज के प्रदर्शन पर क्या हुआ था? बोट क्लब पर किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ था? आज अखिलेश यादव की बात होती है दोस्तों। मुजफ्फरनगर में दोस्तों उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए मांग कर रहे थे उत्तराखंड के लोग। आपको आश्चर्य लगेगा दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों के साथ मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में क्या क्या नहीं हुआ था। वही हुआ था दोस्तों, मैं केवल इशारे में बता रहा हूं, जो जाट आरक्षण मांगने के लिए जो आंदोलन 2015-16 में हुआ था दोस्तों,
उस दौरान आपने सुना होगा कि बस में जा रहे यात्री, विशेषकर महिला यात्रियों के साथ क्या क्या नहीं हुआ था, वही सब काम हुआ था। तो ऐसी स्थिति है। इसीलिए अब देखना है कि ये क्षण टीवी चैनल्स पे हम और आप जैसे लोग देख पाते हैं या नहीं, जब राहुल गांधी की मौजूदगी में अमित शाह छात्रों पर हुए पुलिसिया कार्रवाई पर जवाब देने संसद में मौजूद होंगे। मेरी तो शुभकामना है दोनों को, राहुल गांधी और अमित शाह को भी। आप भी कम से कम कमेंट करके जरूर शुभकामना दीजिए। आप अपने पसंद के नेता को शुभकामना दीजिए दोस्तों, चाहे वो अमित शाह हो आपके पसंद के, चाहे वो राहुल गांधी हो, लेकिन कमेंट बॉक्स में आकर शुभकामना दीजिए दोस्तों। और हमारा विश्लेषण पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।